अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमें बचपन से ही ये तरबियत दी जाती है कि सच बोलो और हमेशा सच का साथ दो, लेकिन अगर कोई सच बोल भी रहा होता है तो अक्सर हम उसकी काम पे उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। अक्सर चीज़ों के हवाले से इसी प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि हम कानून साजी के अमर को क्वेश्चन करते हैं। हम ये कहते हैं कि जब ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं तो इनके हवाले से कवानीन क्यों नहीं बनाए जाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे मामलात में कानून तो है, उस पर अमल दरामद भी हो रहा है, लेकिन हम अपनी दानिश की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से उस पर फोकस नहीं कर रहे। यानी यहाँ पे मैं खुसूसन बात करना चाहूँगी लेबल्स के हवाले से। हम में से अब अक्सर लोग पैकेज फूड का इस्तेमाल करते हैं। खाने पीने की अशिया जो सुपरमार्केट्स में, मार्केट्स में बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं, उसको अपने घर में लेके आते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सिर्फ उस दुकान का बड़ा होना, वो फ्रीज़र का चलना या उसकी पैकेजिंग अच्छी होना हमें ये यकीन दिला पाती है कि इसमें जो चीज़ है वो खालिस है और कुदरती है। पाकिस्तान के कवानीन बल्कि दुनिया भर के कवानीन अब जो खाने की चीज़ें, खाने की अशिया बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उन पे ये कानून लागू करती हैं कि उनके लिए ज़रूरी है कि इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, अगर प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, एडिटिव्स हैं, अगर उसमें उन्होंने विटामिन्स भी शामिल किए हैं और किन अज्जा से उसको बनाया है, उसको बिल्कुल क्लियरली अपने पैकेज पे ज़रूर लिखिए। लेकिन आप में और हम में से कई ऐसे लोग हैं जो जानते बूझते हुए, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उस पर नज़र नहीं डाल रहे। और इसमें ख़ास तौर पे बच्चों वाले घरों में हमें इसमें तवज्जो देने की ख़ास तौर पे ज़रूरत है। बहुत सारी दफ़ा हमारे मार्केट्स में जो दूध अवेलेबल है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए दूध उसकी ग़िज़ा में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो दूध इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ास तौर पर पाउडर्ड मिल्क, उसकी सोर्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आया वो कुदरती दूध है भी या नहीं। तो फुल क्रीम कुदरती मिल्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और ख़ास तौर पे लेबल्स पे अगर लिखा हुआ है कि ये कुदरती दूध नहीं है, ये सिर्फ सफ़ेदी है, इसके अंदर दूसरी तेल है, बाकी चीज़ें मिली हुई हैं, तो उससे इज्तनाब कीजिए। बिकॉज़ आप कहने को पैसा सर्व करके अपने बच्चे के लिए बेहतरीन चीज़ लेके आ रहे हैं, लेकिन शायद वो उसके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह हो सकती है। और नुकसानदेह को भी छोड़ दीजिए, अगर वो मुज़र सेहत नहीं भी है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो कि क्लेम की जा रही है, तो कुदरती खालिस दूध का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं तो ज़रा मौसम के हाल की तरफ। जैसे जैसे मौसम बदलता है, हर मौसम अपने साथ कोई सौगात लेके आता है। जिस तरह के सर्दियों के अगर दिन हैं तो हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। अब ये और बात है कि लोगों ने कहा जी 8,000 रुपये किलो चिलगोज़े हो गए हैं, तो कौन ले सकता है, कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो आम आदमी, मेरे और आपके जैसे मैंगो पीपल की लोगों की जो दस्तरस में चीज़ें हैं, ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो मौसम सरमा है तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त फ्रूट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ड्राई फ्रूट्स नहीं, रियल फ्रूट्स की बात करिए, उस पर फ्रूटर आ चुका है जी। केला और सेब तो हमेशा आपको दस्तयाब होता है, और अब हम देख रहे हैं कि अमरूद भी आ गया है। और अमरूद की आफादियत हमें पता नहीं होती। अक्सर बस हमें ये पता होता है कि जब हम स्कूल से वापस घर आ रहे होते हैं और हमारी जेब में, पॉकेट मनी में से बहुत कम पैसे बच जाते हैं, तो हमारी भूख को मिटाने का वाहिद आसरा वो बाहर खड़ा हुआ ठेला होता है, जिसमें आपको 5 या 10 रुपए में चाट मसाला डालकर अमरूद मिल सकता है। लेकिन अमरूद में बहुत सारी ग़िज़ाई अफादियत भी मौजूद है। इसके हवाले से हमने बनाई है एक छोटी सी रिपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक एट इट। अमरूद का मौसम शुरू। अमरूद पर चाट मसाला छिड़क कर खाना सबको पसंद। अमरूद सिर्फ मुंह का जायका ही दोबाला नहीं करता, बल्कि ये फल सेहत के लिए भी बेहतरीन है। अमरूद में मौजूद विटामिन सी, लाइकोपिन और दीगर अज्जा ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं जिससे कैंसर ज़दा खलियात की नशोनुमा नहीं होती। अमरूद ज़ियाबतीस को बढ़ने से रोकता है और ब्लड शुगर की सतह को रेगुलेट करता है। अमरूद दिल को सेहतमंद बनाता है, आँखों की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, दांतों के दर्द को कम करता है। अमरूद ज़हनी अफ़ाल को तहरीक देने के साथ साथ आसाब को भी सुकून पहुंचाता है। और अगर आप जिस्मानी वजन में कमी लाना चाहते हैं तो अमरूद खाना शुरू कर दें, क्योंकि अमरूद मोटापा भी दूर करता है।
यकीनन इसमें इतने फ़ायदे हैं, इसका आपको और मुझे नहीं पता होगा, लेकिन रिपोर्ट में भी जब चाट मसाले का जिक्र आया तो मैं मुस्कुरा रही थी, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी पाकिस्तानी थिंग टू डू। पाकिस्तान में हर फ्रूट के साथ हम चाट मसाला खाना चाहते हैं, और जब फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसमें मज़ीद चीनी डालकर, नींबू डालकर, मसाला डालकर, यानी बस गुमान ना हो कि इसके अंदर कोई फ्रूट भी डला है, उसका अपना टेस्ट रहना नहीं चाहिए, कुछ और ही बनाने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल किसी तरह भी खाइए, आजकल तो ये नौबत आ गई है कि हमारी ग़िज़ा में कुदरती और खालिस चीज़ें मौजूद ही नहीं होती। हम कोशिश करते हैं, कन्वीनियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, वक्त हमारे पास कम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी व्हाट वी आर पुटिंग ऑन द प्लेट, और ख़ास तौर पे अपने घर वालों के लिए जो जिस खाने का आप एहतमाम कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ डाली जा रही है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज इसी सब्जेक्ट पे लेबल्स को पढ़ने के लिए, फूड लेबल्स का आपको समझ आना चाहिए कि इन चीज़ों के का मतलब क्या है। अगर आप इंटरनेशनली देखें, अगर उसके ऊपर एक हरा डॉट बना हुआ होता है तो वो निशानदेही करता है कि ये एक वेजिटेरियन चीज़ है। हमें इन बेसिक चीज़ों का पाकिस्तान में इल्म नहीं होता और हम उसको इग्नोर किए हुए। हमने सोचा इस बारे में बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं सना असफर, शी इज़ अ डाइटिशियन एंड ऑल्सो अ न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सना यहाँ मौजूद होने का। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी सना, मैं ये पूछना चाहती हूँ, और ख़ास तौर पर प्रोग्राम की शुरुआत में भी हमने दूध के हवाले से बात की। अब चाहे टेट्रा पैक की बात करें, पाउडर्ड मिल्क की बात करें, खुला दूध जो हमें मिलता है, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क ही होता है कि खालिस और कुदरती दूध है या नहीं। इस पे आप क्या कहेंगे? वेल इट्स अ बिग डिबेट एक्चुअली, और हम लोग यही काफ़ी हम लोगों को एक रहता है कि क्वेश्चन रहता है कि जो हम टेट्रा पैक मिल्क ले रहे हैं वेदर उसमें भी कितना मिल्क परसेंटेज है कि नहीं है, और जो हम खुला दूध ले रहे हैं उसमें हम सबको पता है कि कितनी ज़्यादा अडल्ट्रेशन है। सो इफ़ यू आर बाइंग एनी पैकेज प्रोडक्ट, चाहे वो दूध है, वो कोई भी चीज़ है, आप उसका लेबल ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और जैसे कि आपने शुरू में बताया कि जी ये बाय लॉ है कि लेबल, फूड लेबल ज़रूर बताया जाए, और कितने परसेंट उसमें फ़ैट हैं, कितने परसेंट उसमें प्रोटीन्स हैं, कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब उसमें मेंशन होना चाहिए। तो एक छोटा सा एक टेबल दिया होता है, वो वहाँ पे सब चीज़ें मेंशन होती हैं, तो उससे आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आपने जो मिल्क कंज्यूम किया है उसमें मिल्क कितना है, मिल्क सॉलिड्स कितने हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो चीज़ आपको मिलेगी ये आपको पाउडर मिल्क के ऊपर मिलेगी कि वे लिखा होगा, मिल्क सॉलिड्स लिखा होगा, परसेंटेज ऑफ मिल्क लिखी होगी। तो ऑटोमेटिकली अगर परसेंटेज ऑफ मिल्क अच्छी लिखी हुई है, मिल्क सॉलिड्स लिखे हुए हैं, तो दिस मीन्स के उसके अंदर कुदरती रियल प्रोडक्ट है, उसका बहुत बड़ा परसेंटेज या पोर्शन मौजूद है। यहाँ पे खुसूसन बात करना चाहूँगी ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क के हवाले से। इट्स अ मिल्क पाउडर दैट हैज़ नाउ कम इन द मार्केट, और इनका क्लेम यही है, बात यही कर रहे हैं कि खालिस और कुदरती दूध है। सो व्हाट आर द थिंग्स वी कैन लुक एट द थिंग, बिकॉज ये मुझे जो बताया गया है कि इट्स अ UHT मिल्क कैटेगरी ट्रीटेड मिल्क है, और बिल्कुल लोग इसमें कॉन्फिडेंस के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि द सोर्स इज़ रियल मिल्क। अच्छा देखिए, इसमें ये है कि डेफिनेटली ऑलपर्स ने अगर क्लेम किया है तो ऑटोमेटिकली उनका क्लेम सही भी हो सकता है, बिल्कुल। इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप जब इसको डाइल्यूशन करें, क्योंकि अमूमन ये जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया होगा कि जो प्योर मिल्क होता है उसको स्प्रे ड्राई करके और उसको पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं, और फिर आप उसको जब पानी में डालें तो वो अगेन डाइल्यूट हो जाता है। तो अगेन आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उसके प्रॉपर मिल्क लिखा हो, मिल्क सॉलिड्स लिखा हो, वे लिखा हो, जो भी उन्होंने नेचुरल सोर्स से डिराइव किया तो आई एम श्योर प्योर मिल्क ही होगा, और उसमें जायके का फर्क भी आपको पता चल जाएगा। आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ सना मैं पूछना चाहती हूँ, ये तो चलें पैकेजिंग की और उसकी बात हो गई, और ऑफ कोर्स ऑलपर्स एक मुस्तनिद नाम है। जब आपका नाम इतना क्रेडिबल हो तो आपका क्लेम ज़रूर उसको फॉल थ्रू करेगा और तमाम हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक ही होगा। लेकिन जो एक कॉमन इशू, पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि बच्चे दूध नहीं पीते। अब वो दूध से बना हुआ, कभी हम उनको बिस्किट दे रहे होते हैं, कभी कस्टर्ड की तरफ रिझा रहे होते हैं, लेकिन दूध पीना नहीं चाहते बच्चे। हाउ कैन वी फाइंड एन अल्टरनेटिव? देखिए, ये जो हम कस्टर्ड और मिल्क बिस्किट्स वगैरह की बात करते हैं ना, उसको तो हम डाइटिशियंस कभी रिकमेंड नहीं करते। व्हाई? बिकॉज आपको जो पूरे एक दिन की बच्ची की रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, वो तो सिवाय 1 गिलास दूध के या 2 गिलास दूध के कभी पूरी नहीं हो सकती। सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क पर डे। ग्रोइंग एज के बच्चे जब होते हैं उसको आप स्मूदी बना दें, शेक्स बना दें, आइसक्रीम बना दें, लस्सी बना दें, मतलब आप उसमें उसकी जो फॉर्म है वो चेंज करके दे सकते हैं।
लेकिन मिल्क का ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। दूध का नेमुल बदल कोई नहीं है। दैट इज़ वाई एक ऐसा क्रेडिबल नाम जो आपको ये कहे कि वाकई ये फुल क्रीम कुदरती दूध है, मेरे ख्याल में ऐसे पार्टनर का हर हाउस होल्ड को उसकी तलाश होती है। एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी सना, के अक्सर कहते हैं ख़वातीन में भी, जैसे हम कहते हैं कि कैल्शियम की कमी है या उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इज़ इट अ मिथ कि लोग कहते हैं कि सिर्फ 21 साल की उम्र तक आपकी बॉडी, आपकी बोन्स ये कैल्शियम थ्रू मिल्क, थ्रू अदर मीन्स एब्जॉर्ब करती है, वरना ये जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है वो आप पूरी नहीं कर सकते। तो ये ग्रोइंग ईयर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए 22-23 साल की उम्र तक ख़वातीन की बॉडी मैक्सिमम कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सकती है। ऐसा नहीं कि 22 के बाद बंद हो जाता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन तो जब तक इंसान जिंदा है चलती रहेगी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है। और आफ्टर मीनोपॉज ख़वातीन कैल्शियम निकालती हैं, उनकी बोन्स निकाल देती हैं, कैल्शियम काफ़ी तक ड्रॉ कर रही होती हैं ड्यू टू सम हार्मोनल शिफ्ट्स। तो इसलिए कहते हैं कि 20-22 साल तक आप जितना हो सके अच्छी अमाउंट ऑफ मिल्क पिए, हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम लें दूध में, और जितना हो सके दूध पिए ताकि आपकी बॉडी मैक्सिमम जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करे। अच्छा, ख़वातीन अक्सर इस पे बिल्कुल भी दे डोंट पे अटेंशन टू इट। पहली चीज़ जो लोग कहते हैं कि जी अगर वजन कम करना हो तो दे कट आउट ऑल डेयरी फ्रॉम देयर डाइट। सना, आप ये रेकमेंड करती हैं एज अ डाइटिशियन? नेवर। मैं बिलीव मी, मैं अपने जितने पेशेंट्स का जब हम फूड रिकॉल ले रहे होते हैं ख़वातीन का स्पेशली, बिलीव मी 98% का ये रिप्लाई होता है कि पूरे घर को पिलाते हैं, खुद नहीं पीते। खुद नहीं पीते और मैं बहुत हैरान हो रही होती हूँ। तो 1 कप ऑफ मिल्क ज़रूर पीना चाहिए। मिल्क कभी भी वज़न नहीं बढ़ाता, ठीक है। ज़ाहिर है जितना 1 कप ऑफ मिल्क ज़रूरत है आपकी, आप वो लें। नॉर्मल फैट का लें। अगर आपको बहुत एक्सेसिव आपका वेट गेन है, आप लो फैट डेयरी पे जा सकते हैं, बट मिल्क को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल। आई पर्सनली फील, यानी हो सकता है लोग इस पे मुझसे नाराज़ भी हों, लेकिन ये लो फैट स्किम मिल्क मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि स्किम मिल्क का पूरा एक ग्लास पीने से बेहतर है कि फुल क्रीम का, कुदरती दूध का आधा ग्लास पी लीजिए। थोड़ा सा क्लियर करूँ, पूरे अगर आप 1 ग्लास दूध पीते हैं उसमें से अगर आपको 3.5 ग्राम भी फैट मिल जाता है, 2 ग्राम फैट मिलता है, वो आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट बनती है। ठीक है। आप चर्बियाँ, पाए, निहारी, जंक फूड्स ना खाएं, आप 1 ग्लास दूध प्रॉपर पी लें, क्योंकि जो लो फैट ऑप्शंस होते हैं उनमें फिर लैक्टोज ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये पूरा एक सब्जेक्ट है सना, मैंने आपको फिर दावत देनी है ताकि हम ये लो फैट के मिथ से निकल सकें, क्योंकि जितनी चीज़ों के ऊपर लो फैट लिखा होता है, आई थिंक कि बहुत सारे जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं उसमें फैट इज नॉट द कल्प्रिट। मे बी शुगर इज, आपकी इनएक्टिविटी इज, फैट तो गुड फैट्स भी होते हैं। और अब तो मेरे ख्याल में आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि लोग मार्जिन ऑयल्स को छोड़ के दोबारा घी और बटर की तरफ आ रहे हैं। बस पोर्शन कंट्रोल हम बताते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रखें, लेकिन नेचुरल सोर्सेज की तरफ, नेचुरल सोर्सेज। सो ऑल नेचुरल, फुल क्रीम, फुल फैट। बस जरा अपने आप को भी घुमाए फिराएं। लोग हम समझते हैं कि खाना भी ऐसा खुद ब खुद फिट खाना हो, पेट में जाके खुद ही अपना रास्ता तलाश कर ले, खुद ही एब्जॉर्ब हो जाए, खुद ही डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए हिलिए जुलिए, लेकिन जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू नेचुरल सोर्सेज। कुदरती चीज़ों का कोई नेमुल बदल नहीं है। और ख़ास तौर पर जैसे आपने दूध का हवाला दिया, वो तो आप अगर आप कुरान हकीम की तरफ भी नज़र डालते हैं, उसकी अफादियत कुरान में भी मेंशन्ड है। तो मेक श्योर कि अपनी आप डाइट में दूध को, कुदरती दूध को, खालिस दूध को ज़रूर शामिल रखें। थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग हियर विद अस, एंड वी मस्ट प्लान अनदर शो। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आगाही होना बहुत ज़रूरी है। वंस अगेन मैसेज फ्रॉम ऑलपर्स, फुल क्रीम मिल्क पाउडर अपनी ग़िज़ा में हमेशा उन्हीं चीज़ों को शामिल कीजिए जो कुदरती हैं और खालिस हैं। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, बट वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन जब हम बात करते हैं सियासी मंजरनामे की, इस वक्त हम फिर एक दफ़ा वो माहौल देख रहे हैं जहां बहुत सारे बयानात आ रहे हैं, तनकीद आ रही है। 100 रोज़ हुकूमत के पूरे हुए और इस 100 रोज़ पे लोगों की बड़ी नज़र थी, बिकॉज ये हुकूमत पूरी तैयारी के साथ आई थी, एक प्लान के साथ आई थी कि पहले 100 डेज़ में उसने क्या अकम्प्लिश करना है। लेकिन बहरहाल चीज़ें बड़ी वॉलेटाइल रहीं, बड़ी मुख्तलिफ रहीं, और अब हम देखते हैं कि हर तबके से और हर तरह
अवामा की फिक्र रखने वाले शख्स का इसके ऊपर कोई ना कोई रद्द अमल है। आज हमारे पास हमारे साथ इस सुबह परवेज भुट्टो साहब मौजूद हैं, एकेडमिशियन हैं, स्कॉलर हैं, एक खास तज्जिया रखते हैं मुल्की हालात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। सबसे पहला मेरा सवाल यही आपसे होगा कि क्या है आपका रद्द अमल जब हम बात करते हैं हुकूमत की पहले 100 रोज की कारकर्दगी पर। उनके मुखालिफिन काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा है जैसे महंगाई की अगर बात की जाए कि महंगाई का जिन बेकाबू हुआ हुआ है। क्या आप समझते हैं कि ये वो परफॉर्मेंस थी जिसके लिए लोगों ने उनसे उम्मीद लगाई थी? देखिए, जो हिज़्ब मुखालिफ है उसका तो काम ही यही है कि मौजूदा हुकूमत को बुरा कहे, लेकिन सच्ची बात यह है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। जैसे मुल्क पहले चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है। आप देखें कि लोग उसी तरह से इशारा तोड़ते हैं जैसे पहले तोड़ते थे, करप्शन वैसे ही है, मतलब ये कि जो थानेदार है, जो ठेकेदार है, वो सब उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे पहले काम करते थे। हाँ, डॉलर की कीमत अब बहुत बढ़ गई है, जिसका मतलब ये कि अनकरीब यहाँ कीमतें बहुत बढ़ने वाली हैं। तो 100 दिन गुजर गए, लेकिन ऐसे तो नहीं लगता कि कोई मुल्क के अंदर तब्दीली आई है। तब्दीली आने की तो कोई ऐसी उम्मीद भी मुझे नहीं थी, क्योंकि इमरान खान और पीटीआई हुकूमत ने सिर्फ सतही बातें की थी, जो खराबी की जड़ है उस तक तो वो नहीं पहुंचे थे। परवेज साहब, मुझे ये भी लगता है कि 100 दिन पे हमारा जितना फोकस रहा वो भी शायद थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, क्योंकि जिस तब्दीली का आपने भी इशारा दिया वो सिर्फ 100 रोज़ में आना तो मुश्किल ही थी। लेकिन बहरहाल एक और जो सियासी डेवलपमेंट है उसके हवाले से बात करना चाहेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी ये हुकूमत हमें मुद्दत पूरी करती हुई नज़र नहीं आ रही। अब हमारी ये मेरे ख्याल में बदकिस्मती रही है कि पिछली दोनों जमहूरी हुकूमतों के लिए ये आवाज़ें हमने पहले भी सुनी थी। हर एक को लगता था कि जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी, लेकिन 100 दिन में ही इतने मंझे हुए पॉलिटिशियंस इस तरह के बयानात देंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपका क्या रद्द अमल है इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब कुछ किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि इमरान खान की हुकूमत कल ख़त्म होने वाली है। ये चलेगी जैसे पहले हुकूमतें चलती रही हैं। हाँ, अगर अरबाब इख्तियार यानी कि वो जिन्हें खलाई मखलूक कहा जाता है उनकी नाराज़गी किसी सबब हो जाती है तो फिर बात और है, लेकिन इसका इम्कान फिल वक्त तो नज़र नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानता कि जरदारी साहब इतनी जल्दी इस नतीजे पर क्यों पहुँचे। आखिर मुल्क जिस डगर पर चल रहा है वो वैसे ही है जैसे पहले चल रहा था। इस तरह के बयानात मज़ीद इंतशार पैदा कर सकते हैं। अनसर्टनिटी का तो आलम ऑलरेडी है, और ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होती है तो हमारी जो मार्केट्स हैं, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें एक हिजान की सी कैफियत होती है। आपने भी इसी तरफ इशारा दिया। इस वक्त जो माशी बहरान पाकिस्तान में है और जो कहा जा रहा है कि अभी महंगाई का जिन बेकाबू होगा, कीमतें और बढ़ेंगी, इसको निपटने के लिए क्या आप इस हुकूमत को तैयार देखते हैं? ये एक बड़ा ही मुश्किल काम होगा इस बहरान से निकलना, इसलिए कि हम खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं और आमदन कम है। ज़रा ये देख लीजिए कि हमारी बरामदात क्या हैं। सिर्फ तौलिए, चादर, टेक्सटाइल्स हैं बुनियादी तौर पर। कोई मशीनरी पाकिस्तान से बाहर की दुनिया नहीं जाती। यहाँ सॉफ्टवेयर जो इंडिया में कोई 80 बिलियन डॉलर के लगभग बिकता है, हम तो सिर्फ मेरा ख्याल है कोई 400-500 मिलियन डॉलर यानी कि उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा पाकिस्तान में तैयार करते हैं। तो दूसरी तरफ हमारी ख्वाहिशात भी बहुत ज़्यादा हैं। हम महंगी चीज़ें बाहर से ख़रीदते हैं, असलहा ख़रीदते हैं, और हम बस ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि किसी तरह से जितनी भी मुश्किल पड़ेगी चीन हमें बचा देगा। मगर ये कब तक चलेगा? आखिर जब तक मुल्क के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगी, यहाँ चीज़ें, यहाँ मसनूआत नहीं बनेंगी, तो फिर ये बहरान तो चलता चला जाएगा।
परवेज साहब, आपने यहाँ पे एक इशारा दिया चीन के हवाले से भी। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन रिलेशंस पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलात से निकाल भी देती है और कई दफ़ा मुश्किलात में धकेल भी देती है। अभी हाल ही में जिसको एक बड़ा तारीखी मोड़ कहा जा रहा है पाक भारत ताल्लुकात में करतारपुर कॉरिडोर का खुलना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि भारत ने इसका खैर मकदम, इस खैर सगाली के हमारे एक रवैये का, एक इक़दाम का उसी तरह किया है जैसे करना चाहिए और इसमें कुछ तब्दीली आएगी, या जो पाक भारत के ताल्लुकात हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे? मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से एक बड़ा मुस्बत कदम था। बहुत अच्छी बात थी कि हमने यहाँ पहल की। जी, हमें अमन की ज़रूरत है, हिंदुस्तान के साथ भी अमन चाहिए, जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ भी अमन कायम करने की ज़रूरत है। हाँ, और मोदी हुकूमत की जो अपनी ज़रूरियात हैं इस वक्त, वो ये दिखाने की है कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डट के उसका मुकाबला करेंगे, इससे इस पूरे खित्ते को नुकसान पहुंचता है। तो ये उनकी अपनी अंदरूनी कंपल्शंस हैं, उनकी एक ज़रूरत बन गई है महज सियासी मकासद की हुसूल के लिए। सही। ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है, और जो हिंदुस्तान में समझदार लोग हैं वो मोदी हुकूमत से बहुत परेशान हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भुट्टो साहब हमारे साथ इस सुबह को मौजूद होने का और इस पर अपने ख्यालात का इजहार करने का। बहुत ज़रूरी है कि ख़ित्ते के मामलात को, इन ताल्लुकात को तंग नज़री से ना देखा जाए। जब हम बार बार कहते हैं कि भारत एक बड़ा मुल्क है तो फिर दिल भी बड़ा करने की ज़रूरत है। हाल ही में जो ट्वीट्स हम देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की और सुषमा स्वराज साहिबा की, भारत की तरफ से तलखी उसी तरह मेरे ख्याल में बहाल है, और इसमें कब तब्दीली आएगी इसके आप और मैं, हम सब मुंतज़िर हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वील बी राइट बैक। जनाब, आपने मुलाकात की अहमद मुज्तबा से एंड महमूश रज़ा। अहमद को वैसे ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी वुल्वरीन के तौर पे जानते हैं, और आज ये दोनों मेरे साथ मेरे सेट पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर। मुझे ये पता है कि महमूश का ताल्लुक केपी से है ओरिजिनली, और अहमद से तो मेरी पिछली दफ़ा मुलाकात 2-3 साल पहले जब ये नए नए जीत के आए थे एंड ही वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एंड ही इज टेकन द सोशल मीडिया बाय स्टॉर्म एज अ वुल्वरीन, क्वेटा में हुई थी, और वो इंटरनेशनल यूथ डे था, मुझे अच्छी तरह याद है। द कोर कमांडर वाज देयर, द चीफ मिनिस्टर वाज देयर एंड ब्यूचम्स वांटेड टू ओन यू। पूरे पाकिस्तान से यूथ वहाँ पे मौजूद थी एंड यू वर अवॉर्डेड। सो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों का ये सफ़र आप लोगों के लिए जारी है। महमूश, हाउ डिड यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स? One of my cousins, he came from Canada. He brought a tape and he showed me the tape, and it was a tape of UFC, Ultimate Fighting Championship, which is the #1 promotion in the whole world. So I saw it, I fell in love, and then next thing I know, I found out there's an event on the roof of a building where you sign up your name. I had no experience, so I just went there, I signed up, and I fought a guy, and the next year I started training. And I went there without any training. But अच्छा, मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मिक्स मार्शल आर्ट्स हम एज स्टंट्स देखते हैं इन मूवीज़, बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट एज अ कम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो अहमद, हमें ज़रा समझाओ कि यू नो इट लुक्स रियली डेंजरस टू बिगिन विद, और इसमें आपको काफ़ी चोट भी लग सकती है, तो इसके रूल्स क्या होते हैं? देखिए, देयर इज नो सच रूल्स, लेकिन ये कि यू डोंट हैव टू हिट ऑन द बैक ऑफ द हेड और ऑन द ग्राइंड, दैट्स इट। लाइक आई हैव अ ब्रोकन रिब राइट नाउ। तो इतनी मुश्किल में इंसान अपने आप को क्यों डालता है इसमें? यानी इसमें तो अच्छा खासा नुकसान होने का डर है। We love it, it's our passion, we have set our milestones and you know we're all made to do something. Yeah. तो ये हम that's our job. लेकिन महमूश, तुम्हें नहीं लगता कि अच्छा रूल्स हैं नहीं उस तरह के? yes there's certain rules, लेकिन इट कैन कॉज सीरियस इंजरी। वैसे तो भाई इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि खुदा ना खासा आपको बिस्तर से गिर के भी बड़ी सीरियस इंजरी हो सकती है। सीरियस इंजरी क्रिकेट में भी हो सकती है, बिल्कुल। लाइक वो बॉल फेंकते होते हैं, इट्स अ बिग बॉल, इट कैन हिट योर हेड एंड यू कैन डाई इन सेकंड्स। ये हो भी चुका है, एंड मेरे ख्याल में बॉक्सिंग इज मोर डेंजरस देन एमएमए, क्योंकि कंटिन्यूअस कंकशंस होते हैं, आप गिरते हो, आप फिर से खड़े होते हो। एमएमए में आप एक दफ़ा कंकस्ट होते हो, बिल्कुल, खुदा ना करे तो रेफरी रोक देता है वहाँ पे ही।
लेकिन ये कि हम ट्रेनिंग काफ़ी करते हैं, यू नो, लाइक अभी फाइट आ रही है मेरी तो हम 2 times डेली कर रहे हैं। राइट। तो वो ट्रेनिंग, मुझे ये बताओ कि जो ट्रेनिंग है उसमें फॉर एग्जांपल हाउ मच डिसिप्लिन इज नीडेड, क्योंकि जो हमने बड़ी ओरिएंटल इंस्पायर्ड मूवीज़ देखी हैं उसके अंदर दिखाया जाता है कि मार्शल आर्ट्स वाले लोग बहुत ज़्यादा यू नो एवरीथिंग इन लाइफ इज़ वेरी डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, खाना क्या है, उठना कब है, कैसे प्रैक्टिस करना है, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन। हाउ आर यू एबल टू डू ऑल ऑफ दैट स्पेशली इन द फास्ट पेस्ड लाइफ ऑफ टुडे? यानी हम देखते हैं कि यूथ के पास बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई सोशल मीडिया पे बिजी है, कोई फेसबुक पे बिजी है, तो हम लोगों को तो ये सब चीज़ें साइड पे रखनी पड़ती होंगी। देखिए डिसिप्लिन इज प्राइमरी की, यू नो, प्राइमरी की। और अभी हमारा वो पीरियड चल रहा है, हम अभी डाइट पे हैं और क्योंकि वी आर कटिंग वेट, तो वी हैव टू बी लाइक अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल। तुम लोग क्या कहोगे, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन पॉलिसी मेकर्स, कैन गवर्नमेंट गिव यू गाइस? हमारे ट्रेनिंग कैंप्स को बैक करे, क्योंकि हम वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी इनटू दीस ट्रेनिंग कैंप्स ताकि हम फाइट जीत सकें, यू नो, बिकॉज हम पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। And we don't have that kind of support. We don't have the government support. There's no federation. कोई federation नहीं है पाकिस्तान में mixed martial arts की, और corporate sponsors भी they don't recognize it. वो और industries में busy हैं, like showbiz. हालांकि I think sportsmen बहुत अच्छे role models बन सकते हैं for the younger generation. And we need that because we are fighting at like top leagues, you know. Right. So for and that you we signed need up with one championship, I know, and आप हैं Brave के साथ, Brave Combat के साथ, and they are the best around the world. तो उन्होंने जब आपको चुना है तो आपका इंतखाब आपकी मेरिट की बेस पे हुआ है, and it's really unfortunate. मीडिया के हवाले से क्या कहोगे? मीडिया की तरफ से सपोर्ट मिलती है to promote what you're doing? Media is good. मतलब like देखें आज हम आपके शो पे हैं, quite thankful. तो मीडिया इज़ गुड, लेकिन गवर्नमेंट वही बात आ जाती है कि देयर इज़ नो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर ब्रांड्स। लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्पॉन्सर्ड बाय माई जिम, बिलाल बिक्कू, तो हम दोनों के जो भी कैंप्स के इश्यूज हैं सब वो कवर अप हो जाते हैं। So we are representing my gym and Pakistan all across the world. So अहमद, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बीच में हमने देखा था तुम थोड़े नाराज़ भी हो गए थे और कुछ वीडियोस भी तुम्हारी आई थी, उस वक्त से अभी तक हालात में कुछ तब्दीली, कुछ बेहतरी आई है या गुस्से में कुछ कमी आई है? क्योंकि तुम्हें उस वक्त गुस्सा बहुत आया। नहीं, गुस्सा तो अभी भी आता है लेकिन वो बर्दाश्त है, यू नो। तब्दीली आई है, आई मस्ट से लाइक 5%, जस्ट बिकॉज ऑफ माई जिम, तो the things are working quite easy now. लेकिन ये है कि we need a lot of support, you know, a lot of support. एक सवाल मैं तुमसे ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि I met you last in Quetta. तो मुझे लगता था and I saw in you a very strong, a very commanding ambassador for the youth in Quetta. बिल्कुल। लेकिन अब तुम्हें अपने काम की वजह से भी वहाँ से you know you had to move. What would you say about the young people in Quetta? क्या वो भी उनके पास, यानी हम resources wise बात करें तो we know that they are underserved. लेकिन what are the young people over there thinking? उनके क्या ख्वाब हैं? How are they different from the rest of Pakistan? First of all, you know, I love Quetta people. There's a lot of talent in Quetta, Balochistan. I'm from Quetta, Balochistan. You know, Wasim Boxer, he was from Quetta, Balochistan. There's a lot of talent, like, but at the end, there's no support, no government support. Infrastructure नहीं है, लोगों को guideline नहीं दी जा रही proper क्या है, तो जिसकी वजह से जो हमारा talent है वो सारा lose हो रहा है। And I believe अगर ये चीज़ें सारी हमें मिल जाएं तो ज़बरदस्त। एंड यू फील दैट वो मिसिंग लिंक को अब इनको कवर करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत दिहाइयाँ गुजार दी हैं। हम अक्सर बात करते हैं अमन पसंदी की, टॉलरेंस की। जब तक आप यूथ को मेन स्ट्रीम नहीं करेंगे, जब तक आप उनके ख्वाब नहीं समझेंगे, एंड इट कुड बी एनी चोजन फील्ड, लाइक लुक एट दीज यंग बॉयज़, ये वसाइल ना होने को इन्होंने अपनी मजबूरी नहीं बनाया, दे मेड अ वे, और टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता है। और यही चीज़ हम इस प्रोग्राम के थ्रू आप तक पहुँचाना भी चाहते थे, बट आई रियली होप कि the concerned authorities are also listening और वो इस टैलेंट को, इस ख़जाने को रिकग्नाइज करें। महमूद, if I was to ask you कि कोई मैसेज लोगों को देना चाहो तो क्या कहोगे? मैसेज ये होगा कि I think the bridge between your dream and accomplishment is discipline. अभी हम discipline के बारे में बात कर रहे थे, तो आप discipline रहेंगे तो you can do anything you want in this world. और number 2, talent नहीं होता, hard work होता है। Talent does not beat hard work. So keep working hard for your dreams, whoever you are, wherever you are. That is brilliant. I think coming from you, it would really hit people in the heart. कि वाकई मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। अहमद, you want to give a message to people? From my side, it's like
बंदे को एक सेट पॉइंट रखना चाहिए, अपना गोल रखना चाहिए, एक माइलस्टोन के मैंने अचीव करना है और उसी पे लगा रहना चाहिए। बिकॉज आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको डिसअपॉइंट करेंगे, आपको मतलब दे डोंट वांट यू टू यू नो बी अ सक्सेसफुल मैन। तो आपने यू हैव टू बी लाइक कीप पुशिंग, कीप ग्रेनिंग, तो उससे ये होगा कि यू विल अचीव योर माइलस्टोन एंड जो अल्लाह ताला से कांटेक्ट है वो भी आपका लाजमी होना चाहिए। बाकी नमाज़ें और ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल, और वसाइल और चीज़ें अल्लाह मियाँ ही आपके लिए वो कोऑपरेटिव कंपोनेंट्स को अलाइन करता है। और जैसे कहते हैं ना कि फैसले कहीं और हो रहे होते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज दैट फर्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट। एंड यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली वांट टू हाईलाइट, वैसे हमारे प्रोग्राम्स को बहुत मिक्स्ड ऑडियंस देखती है, आई गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल। आई मीन 2 people who अल्हम्दुलिल्लाह हैव ग्रेट टाइटल्स टू बोस्ट। आप अक्सर अपने एड्स में और अपनी उन चीज़ों में रोल मॉडल्स ढूंढ रहे होते हैं और लोगों को प्रिटेंड करा रहे होते हैं, आप एक्टर्स पिक कर रहे होते हैं। व्हाई नॉट दीज यंग स्मार्ट बॉयज हु आर डिसिप्लिन्ड, हु आर हार्ड वर्किंग, और सबसे बढ़कर ये कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और बगैर कुछ कहे किसी के, बगैर किसी सपोर्ट के लिए दे हैव एक्चुअली वॉन दीज टाइटल्स। सो कुडोज टू बोथ ऑफ यू एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। और हमारी तरफ से, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से हम हमेशा कोशिश करेंगे, एनीथिंग दैट यू आर विलिंग टू डू एंड वी कैन लेंड सपोर्टिंग हैट इन दैट, we'll be there for you. और इसी के साथ आप दोनों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। It was an honor to have you on my show. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे and then we'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब मैं ऐसी बात करने वाली हूँ जिसके बाद लोग अंदाजे लगाने शुरू कर देंगे कि किस दिहाई का जिक्र है, किस साल का जिक्र है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने बचपन में जाने की बात कर रही थी। उस वक्त हम कहते हैं कि एक टेलीविज़न स्क्रीन थी, लेकिन उसमें आपको पूरा पाकिस्तान दिखता था और पाकिस्तान में बसने वाला हर एज ग्रुप, हर तबका उसमें कहीं ना कहीं झलकता था, उसके बारे में सोचा जाता था। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स हैं और पाकिस्तान की आबादी में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा चंक बच्चों पे मुश्तमिल है, लेकिन उन बच्चों के लिए हम टेलीविज़न स्क्रीन्स पे क्या दिखा रहे हैं, कौन सी कहानियाँ, कौन सी वोकैबलरी उनको दे रहे हैं, इसके बारे में कोई समझ बूझ नहीं है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर हमने बात करने के लिए आज आई हैव वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिल्म मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। शी हैज़ वॉन द ऑस्कर ट्वाइस एंड शी इज़ डेफिनेटली अ प्राइड फॉर अस एज पाकिस्तानीज। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई रियली लव द फैक्ट दैट एज अ फिल्म मेकर व्हेन द वर्ल्ड इज़ हर ऑयस्टर, और वो किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकती थी, शी हैज़ फोकस्ड अ लॉट ऑफ एनर्जीज ऑन चिल्ड्रंस कंटेंट। और अब मेरे ख्याल में ये भी बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान की जो पहली एनिमेटेड चिल्ड्रंस ट्रिलॉजी है तीन बहादुर, उसका पार्ट 3 इज़ अबाउट टू रिलीज़ एंड आई वांट टू स्पेसिफिकली टॉक टू हर अबाउट द फिल्म एज वेल एंड ऑल्सो अबाउट कंटेंट for children, the ideology behind her now that she is mashallah an accomplished filmmaker for so many years. How is she grooming and how is she actually focusing her efforts towards other horizons? हमारे साथ मौजूद हैं शारमीन उबैद चिनॉय। अस्सलाम वालेकुम शारमीन। वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much for making time this morning, and the third one, the final part is now going to be out in the screens. Are you getting those nervousness, that jitters that a director gets? 14 December को Teen Bahadur Rise of the Warriors is getting released across Pakistani cinemas, and you know with this film I'm particularly excited because एक पूरी generation है पाकिस्तान में that has grown up with these films, because पिछले 6 सालों से ये फिल्में निकल रही हैं and आमना, सादी और कामिल जो हैं वो हर बच्चे को पता है तीन बहादुर के हैं। इस generation के लिए ये उनके हीरोज़ हैं, बिकॉज जैसे आप कह रही थी कि हम बच्चों के लिए कंटेंट ही नहीं बनाते, तो वो अपना अक्स ही नहीं देखते बड़े स्क्रीन के ऊपर, ना उनकी नुमाइंदगी होती है, बिल्कुल ना उनके इलाके नज़र आते हैं, उनके जो जोक्स हैं, उनके जो गेम्स हैं, वो सारी चीज़ें तो उनको कभी नहीं नज़र आती बड़े स्क्रीन पर। सो आई एम एक्साइटेड एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज इस फिल्म के अंदर वी हैव सम न्यू सुपर हीरोज़ वी इंट्रोड्यूसिंग। एंड आमना, सादी एंड कामिल के बारे में तो सब जानते हैं, मगर इरमा एंड बबुश्का के बारे में, 2 strong women that are warriors, उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। But I think I love Babushka. I have seen her the most in the trailers and kids love her. I know my niece and my nephew love her. तो यानी वो एक strong जो कैरेक्टर है वो उसका सामने होना बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैं अक्सर कहती हूँ शामीन, यहाँ हम मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते हैं, अक्सर इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं है।
द वोकैबुलरी इज़ मिसिंग। अब हम किसी छोटे बच्चे को अगर ये कहना चाहें कि जी हिम्मत से काम लो, तो शायद उसके लिए बड़ा मुश्किल है समझना। अंग्रेज़ी में हम बड़े आराम से करेज की बात करते हैं। तो व्हाट वाज द थीम एंड द थिंकिंग बिहाइंड नेमिंग इट तीन बहादुर? देखिए, बहादुरी जो है हर बच्चे के अंदर होती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो दुनिया के जितने प्रेजुडिसेस हैं, जो दुनिया के जितने बोझ हैं, वो उसके कंधों पे नहीं होते। सही। वो माशरा उसके कंधों के ऊपर वो बैगेज देता है, राइट। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है उसको ये भी नहीं पता होता कि लड़के का क्या रोल है या लड़की का क्या रोल है, या बहादुरी क्या होती है, कमजोरी क्या होती है, रहमदिली क्या होती है, और ये सारी चीजें जो हैं ब्लैंक स्लेट होता है, राइट। सो हमारा ये मौक़िफ़ है कि हर पाकिस्तानी बच्चा बहादुर है, हर पाकिस्तानी बच्चे के अंदर एक बहादुरी है। दैट्स व्हाई द नेम तीन बहादुर। एंड हमारा एक कैंपेन लॉन्च हुआ है दैट इज बियॉन्ड जस्ट द फिल्म, आपका बहादुर कौन है। एंड सेलिब्रिटीज लाइक माहिरा, लाइक आमना, लाइक आयशा उमर, दे हैव ऑल लेंट देयर वॉइस टू इट। वो अपनी बहादुर की स्टोरीज बता रही हैं और फिर लोगों से पूछ रही हैं, पूरे पाकिस्तान से पूछ रही हैं कि आपका बहादुर कौन है। अगर शारमीन यही सवाल मैं आपसे करूं कि आपका बहादुर कौन है, आई नो दैट यू ऑलवेज फाउंड ग्रेट स्ट्रेंथ इन योर पेरेंट्स दैट यू ऑलवेज एक्नॉलेज एंड मेंशन, एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव डॉटर्स, लेकिन अगर मैं आपके इस पूरे इकोसिस्टम में देखूं, व्हाट मेक्स शारमीन एंड हु इज़ योर बहादुर? मेरा जो बहादुर है वो है हर वो पाकिस्तानी मर्द या औरत या बच्चा जिसके साथ मैंने काम किया है, जिसकी ज़िंदगी अगर हम देखें तो वो इतनी मायूसी से भरी हुई है, मगर वो सुबह उठ के मुस्कुराते हैं, उनका शक्ल जली हुई हो मगर फिर भी वो मुस्कुराते हैं, उनके घर में कुछ कत्ल हुआ हो मगर फिर भी वो अपने बच्चों के साथ बैठ के टाइम गुजारते हैं। उनसे मैं इंस्पायर होती हूँ, बिकॉज जो जिंदगियाँ गुजार रहे हैं और जिस the kind of things that they're experiencing, और फिर भी वो जिंदगी का मुकाबला कर रहे हैं, that's what inspires me, कि अगर वो कर सकते हैं तो हम कौन हैं, हमने तो we have to be inspired. Absolutely, और हर एक इंसान की ज़िंदगी में वो जो कहानी होती है, जो उतार चढ़ाव होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शारमीन, कमिंग टू आवर सब्जेक्ट एट हैंड, यानी जब हम बात करते हैं बच्चों की प्रोग्रामिंग के, हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे अक्सर अपने पे रोक नहीं लगाते। हमारा जो टेलीविज़न ड्रामा चल रहा है, जो अगर हम समझें कि गैर मुनासिब है बच्चे के देखने के लिए, तो हम बच्चे को कहते हैं उठो बेटा जाओ अंदर जाके खेलो। हम अपने आप को नहीं रोक रहे, बट व्हाट इज़ द मैसेज दैट वी आर गिविंग टू द चाइल्ड, बिकॉज वो ज़्यादा इंट्रीग होता है, कभी कभार कुछ लफ्ज़ पकड़ लेता है। अब अगर 3 साल का या 5 साल का बच्चा पाकिस्तान में ये बात कहे कि हालात ख़राब हैं या दहशतगर्द आ गए, ये हमारे कानों को अब चुप भी नहीं रहा, ये हम इस पे कोई हैरान भी नहीं हो रहे कि ये इसकी एज नहीं है ये बातें करने वाली। जब हम बड़े हो रहे थे तो एक घंटा या 2 घंटा टेलीविजन पे होता था चिल्ड्रंस टाइम, राइट? तो बच्चे बैठ के उस वक्त टीवी देखते थे और उसके बाद इट वाज ओवर, देन आप प्लीज जाइए बाहर खेलिए या होमवर्क करिए या जो भी है। बट अब कोई चिल्ड्रंस टाइम ही नहीं है टेलीविजन के ऊपर। वी हैव 50 television channels, मगर not one single one of them runs a children's time. But that's for local content. I mean, on the flip side, हम जो 24/7 के कार्टून नेटवर्क्स हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Because number one, there is a cultural disconnect over there. Secondly, वो जो instant gratification वाली बात है, आप और मैं इंतजार करते थे कि शाम के 5 बजे तो वो 1 घंटा हमें मिले। ये बच्चा रात के 2 बजे भी रोना शुरू कर देता है कि मुझे अपना पसंद का कार्टून देखना है। फैमिली टाइम है, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं, बच्चा अपना YouTube लगा के लगा हुआ है। तो इज दैट आल्सो हार्मफुल? थिंग्स आर चेंजिंग, राइट? थिंग्स आर चेंजिंग, मगर पेरेंट्स हैव टू डिसाइड कि अपने बच्चों के लिए बेस्ट चीज़ क्या है, राइट? बिकॉज अगर आप उस वक्त भी VCR के अंदर आप चीज़ें लगा के 24 आवर्स बच्चे को दिखा सकते थे, अगर आपको दिखाना था। अब आप टीवी ऑन करके दिखाते हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि आप इंटरनली क्या चाहेंगे अपने बच्चों को, when they grow up, what values do you want your child to have, and वो values are very important. हम तीन बहादुर के अंदर we not only introduce you to बहादुर children, हम आपको values सिखा रहे हैं, वो values जो पाकिस्तान की मोरालिटी एंड फाइबर के वैल्यूज़ हैं। शारमीन से अभी हमने बहुत कुछ और भी पूछना है, ख़ास तौर पे जो माशरे के तकलीफ दे पहलू हैं उनके हवाले से भी उनको पैलेटेबल बनाकर, ताकि बच्चों से और उनके पेरेंट्स से इस हवाले से बात की जाए। ये कितना बड़ा चैलेंज होता है फॉर अ फिल्म मेकर, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक। अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चों के जब एग्जाम्स ख़त्म हो जाएंगे, उनका विंटर ब्रेक आएगा तो क्या करना चाहिए, प्लीज़ मार्क योर कैलेंडर्स। 14th of December, तीन बहादुर का जो लास्ट पार्ट है, द ट्रिलॉजी नाउ एंड्स, इट्स गोइंग टू बी आउट, द फिनाले इज़ गोइंग टू बी आउट। सो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप और आपकी पूरी फैमिली जाएँ और इसको ज़रूर देखें। और मुझे अक्सर ये फील होता है कि इस तरह की जब जर्नी होती है, जब आप पूरी ट्रिलॉजी या फिर एक सीक्वल अगर बना रहे होते हैं, शारमीन से हम यही बात कर रहे थे कि जब वो ख़त्म होती है तो फिर दोबारा तशनगी रह जाती है और आप सोचते हैं कि यार काश इसका एक आध कोई और पार्ट आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल है शारमीन दैट यू probably plan another one? We are working on another animated film, Abhi. I think that this generation has had Amna, Saadi and Kamil. उनके पास तीन बहादुर हैं. Now we need to work on something else. So we are developing something else and with another message. That's, I think that's very key to Pakistan. I think if as a filmmaker हमें innovate करना चाहिए और we've been very successful माशाल्लाह with this film and I think हमारी learnings बहुत ज़्यादा हुई हैं इस फिल्म के साथ कि बच्चे क्या पसंद करते हैं, क्या लैंग्वेज हमें इस्तेमाल करनी चाहिए फिल्म्स में। हम बहुत एहतराम करते हैं उर्दू ज़बान का, बिकॉज हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो वाली उर्दू ज़बान बोलें जो हमारे माँ बाप बोलते थे और जो अल्फाज अब हम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि हम एक उर्दू विद इंग्लिश एक कलोकियल ज़बान बोलते हैं। तो हम वो रिवाइव कर रहे हैं, वो मुहावरे हम रिवाइव कर रहे हैं, वो टर्मिनोलॉजीज हम रिवाइव कर रहे हैं फिल्मों वैसे भी अगर साफ़ सुथरी उर्दू ही कान में पड़े तो मेरे ख्याल में अपने आप में बहुत नफीस लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। शारमीन, जो हम वोकैबुलरी की बात कर रहे थे, यू आर नेवर द वन टू शाई अवे फ्रॉम सेंसिटिव सब्जेक्ट्स, और आपने जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स को उजागर करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज हो गई, इंटरफेथ हार्मनी है, टॉलरेंस है, फिर ऑफ कोर्स बॉडी प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड molestation and harassment, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने बात भी की है तो तमाम के तमाम अल्फाज मैंने अंग्रेज़ी के इस्तेमाल किए क्योंकि इनका नेमुल बदल हमें नहीं मिलता। इनको किस तरह एक सेंसिटिव अंदाज में बताया जाए। आप आए दिन ख़बरें तो सुनते हैं, हम यही कहते हैं कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, लेकिन ये बच्ची अगर खुदा न खासा ऐसा कुछ फेस कर रही है तो वो अपने वालिदैन को वापस आकर कैसे बताए, उसके लिए ना अल्फाज हैं ना वोकैबुलरी डेवलप्ड है। इज़ दैट ऑल्सो चैलेंज फॉर यू एज अ फिल्म मेकर? देखिए, हम लॉन्च करने जा रहे हैं एक पूरी सीरीज़ जिसके अंदर हम बच्चों को उनके हुकूक की आगाही कर रहे हैं कि देखें अगर आप चाइल्ड लेबर हैं तो आपके क्या हुकूक हैं, थ्रू स्टोरीज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज क्या हैं, अगर आपके ऊपर किसी तरह की ज़्यादती हुई है तो आप अपने वालिदैन को किस अल्फाजों में बताएं। एंड आई थिंक दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स म्यूज़िक टू माई ईयर्स, बिकॉज अक्सर अगर आप ये देखें कि एक बच्चे को हम हमेशा ये तालीम देते हैं कि उसका फ़र्ज़ क्या है, बड़ों का एहतराम करो, बड़ों का अदब करो, चीखो मत, चिल्लाओ मत, चीज़ें तहम्मुल से करो। हम उसको सब उसके फ़राइज़ बता रहे हैं, उसके हुकूक उसको कोई नहीं बताता। तुम्हारी इज्जत भी, यानी एक बच्चे को इज्जत और एहतराम के साथ बात करना, ये भी तुम्हारा हक है। कल परसों भी मेरे शो में शारमीन यही बात हो रही थी कि एक छोटे बच्चे को झिड़कना हम अपनी बड़ाई समझते हैं, यानी इस बात को बिल्कुल बालाए ताक रख कर कि उसकी भी इज्जत नफ्स आप मजरू कर रहे हैं, उसको बुली सबसे पहले हम एज अडल्ट्स ही करते हैं। आई थिंक कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को सिखाएं उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं के बारे में कि आपके साथ अगर कोई आपको हाथ लगाए और आपको लगे कि ये हाथ ठीक नहीं है तो अपने वालिदैन को बताएं। स्कूल के अंदर कुछ हो अपने वालिदैन के बताएं। देखिए, हमारा माशरे के अंदर हम हर चीज़ चार दीवारी में दबाना चाहते हैं और हम भूल जा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं बच्चों के साथ। जब कोई 100-150 बच्चों के साथ ज़्यादती होती है तो हेडलाइन न्यूज़ हो जाती है, मगर लाखों बच्चे इस मुल्क के अंदर चुप करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा, और यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे कि ज्यादती के भी कई अमल हैं, यानी इसको सिर्फ हम बॉडी प्रोटेक्शन या सेक्सुअल हरासमेंट के कंटेंट में ना लें। बच्चे के साथ जुल्म करना, उसके साथ ज़बरदस्ती करना, किसी भी तरह की यानी मार पीट करना, बाहर जो तहजीब याफ्ता माशरे होते हैं वहाँ पर बच्चा रिपोर्ट कर सकता है, उसके पास ये हक हासिल है कि वो अथॉरिटीज़ को जाके बताए, स्टेट स्टेप्स इन कि बच्चे के साथ ज्यादती ना करे या उसके साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट ना हो जो उसकी ग्रूमिंग एंड ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव नहीं है। हम इन चीज़ों को सोचते हैं। हम स्कूल में बच्चों को मारते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मदरसों में बच्चों को मारा जाता है, घर में मारते हैं, माँ बाप मारते हैं, मारा जाता है, मगर बच्चा इतना सहम जाता है कि उसको पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है या किस तरह। एज अ माशरा जो है हमें बहुत अहम
कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ, बताने के लिए कि माशरे के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर बुरे लोगों से आपका पाला पड़ेगा तो आप किसके पास जाएंगे? आप अगर अपने माँ बाप से इतना डरते हैं और उनके पास नहीं जा सकते उनको बताने के लिए, तो माँ बाप जो हैं वो अपने फ़राइज़ नहीं अदा कर रहे बच्चों के तहत के अंदर। और नॉट ओनली दैट, जिस तरह कहा जाता है द होल मैथ्स ऑफ बॉक्स ऑफिस इन पाकिस्तान इज़ उल्टा पुल्टा, क्योंकि यहाँ पे ये एक रिच मैन्स एंटरटेनमेंट ज़्यादा होती है। अगर आप एक फैमिली के साथ जाएं तो आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। वंस अगेन 14 दिसंबर, डू नॉट फॉरगेट तीन बहादुर, द फिनाले इज़ गोइंग टू बी आउट। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यहाँ बात कर रहे हैं तीन बहादुर की। तो ऑफ कोर्स ये जो तीन बहादुर हैं कैरेक्टर्स, लोग इनके साथ बड़े हुए हैं, 6 सालों से बच्चों के ये फेवरेट्स हैं। आज हमने सोचा कि आपकी मुलाकात सादी से क्यों ना कराई जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहाब खान। थैंक यू सो मच ज़ुहाब फॉर बीइंग हियर। और मेरे ख्याल में जितने लोग अब तुम्हें देख रहे हैं, और सादी की में तो तुम्हारी आवाज़ है वो तो हमें पता ही है, लेकिन वी कैन लिटरली से कि हमने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है ऑन स्क्रीन। 5 साल की उम्र से कर रहे हो ना एक्टिंग? 5 साल का था जब से आ रहा हूँ, और लाइक इस फील्ड में माशाल्लाह 13 इयर्स हो गए। सो बस लाइफ है, चल रही है। तीन बहादुर पहला जब तीन बहादुर क्या था उस वक्त हाउ ओल्ड वर यू? मैं उस वक्त मे बी शायद 15 का था। और इस वक्त मैं बहुत जो मुझे कुछ पता भी नहीं था इस मूवी के बारे में कि लाइक तीन बहादुर है, पहली दफ़ा है ज़ाहिर है। और उस वक्त तो लाइक ये था कि पाकिस्तान में पहली बार कोई ऐसी चीज़ आ रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है। तो बस फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, कैंपेन्स हुई, ये हुई वो हुई। तो जब मूवी आई देखा, फिर पता चला कि तीन बहादुर कोई चीज़ थी जो और आप हर बच्चा याद रखे। और तीनों पार्ट्स में हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर 14 दिसंबर? क्योंकि इस दफ़ा मैंने सुना है कि द एनिमेशंस आर टॉप क्लास, नेक्स्ट लेवल, तुम्हारी सुपर पावर्स भी बढ़ गई हैं। इस मूवी में एक्चुअली हर चीज़ नेचुरल है, जो एक सोसाइटी में होती है वही चीज़ इस मूवी में भी है। तो आपको देखने में ज़ाहिर है मज़ा आता है। फिर ज़ाहिर है अब एक दफ़ा आपने काम किया, फिर दोबारा उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई। अब जो पार्ट 3 है ये फाइनल है, तो फाइनल में एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग कि यू नो दैट कि अब एक सोसाइटी में जगह जगह कहीं लिखा हुआ होता है, छोटी छोटी गलियां होती हैं। तो इन लोगों ने जब बनाई इस मूवी को, मैंने ये चीज़ नोट की है कि इसके अंदर मैसेज के साथ साथ जो है ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, अटेंशन टू डिटेल है कि ताकि यू नो वर्ड की रिक्शा जा रहा है, अब यहाँ पे रिक्शे यूं ही हो जाएंगे तो उस मूवी में भी इस तरह ही जाएंगे कि ताकि हर चीज़ नेचुरल लगे। अच्छा, और दूसरा जैसे इन्होंने खुद कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम अक्सर अगर बच्चों की किताबें अगर हम देखें तो पता नहीं क्यों जो घर बनाया हुआ होता है उसमें तिकोनी सी छत होती है और उसमें चिमनी होती है। अब पाकिस्तान में तो ऐसे घर हमें नज़र नहीं आते, लेकिन बच्चा उसी को हाउस कह के बड़ा हो रहा होता है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक शारमीन दैट वाज वेरी यू नो दिस इज कॉन्शियसली डन कि जो बच्चा अपने इर्द गिर्द देख रहा है वही चीज़ उसको बड़े पर्दे पे भी नजर आए। हमने जो कम्युनिटी बनाई है, हमने जो नेबरहुड बनाई है, उसके अंदर वही पान की पीक है, उसी के अंदर वही स्लोगन्स जो रोड पे नजर आते हैं, वही ट्रैफिक लाइट है, उसी तरह की बसेस हैं जिनके अंदर से स्मोक निकल रही है, वही रिक्शाज हैं। सो अगर बच्चा स्कूल जाता है वो जो चीज़ें देखता है, जो जब सादी जा रहा है स्कूल, वही चीज़ें वो भी देख रहा है। और इसी बच्चे को अगर आप देखें, जो सुबह हम बात कर रहे होते हैं, अक्सर शामीन मैं अपना शो शुरू करते हुए कहती हूँ कि सारे लोग उदास होते हैं, सुबह सुबह ट्रैफिक में फंसे होते हैं, उनको लगता है कि हमने वही खड़ूस बॉस के पास जाना है, वही बिजली का बिल जमा कराना है। लेकिन जो बच्चा बाइक पे बैठा होता है, जिसने सन ग्लासेस लगाए हुए होते हैं, वो सबसे खुश होता है स्कूल जाते हुए सुबह सुबह। अच्छा, व्हेन यू सिलेक्टेड ज़ुहाब फॉर सादीज़ कैरेक्टर, व्हाट डिड यू लाइक? बिकॉज उसने जैसे कहा कि अभी से बहुत कम इसका एक्सपीरियंस था, पहले कभी नहीं की थी डबिंग। व्हाट मेड यू सिलेक्ट हिम? ये ज़ुहाब जो था, what was amazing was that ज़ुहाब का जो कैरेक्टर है सादी, he is very serious, okay? वो भी ग्लासेस पहनता है, ओके वो भी जो है he is always thinking, calculating things. इसकी आवाज़ बहुत अच्छी तरह बैठी थी, and जो the way that इसकी personality थी, we thought it was suiting the character very well. And over the years जैसे सादी has improved animation wise and उसकी expressions improve हुए हैं,
उसी तरह ज़ुहाब भी बड़ा हो रहा है, you know, so it's really nice to see that happen, and I know that ज़ुहाब जब जाता है लोग उसको अक्सर कहते हैं कि ओ देखो ये शादी आ रहा है। कभी ऐसा होता है कि अब जो तुम दूसरे कैरेक्टर्स कर रहे हो, जहाँ तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम शादी के कैरेक्टर में इतना डूब जाओ, इतना डीप डाइव कर लो कि उसी तरह तुम्हारी आवाज़, उसी तरह डायलॉग डिलीवरी हो रही होती है? एक्चुअली एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं कोई मॉल में था, तो मैंने किसी को बोला कि मुझे ये चीज़ दिखाएंगे, तो बराबर में बच्चे कहते हैं आपकी आवाज़ शादी से मिल रही है। मैंने उसको देखा, मैंने बोला हाँ सही कह रहे हो। फिर मैंने कुछ और बोला, कह रहे हैं आपकी सच में आवाज़ शादी से मिल रही है, लेकिन जिसने किया है ना वो ज़्यादा अच्छी आवाज़ है। मैंने बोला शादी को देखा है? कहता हाँ। अच्छा, मैं उसको ग्लासेस प्रॉपर, ज़्यादा विंटर्स चल रहे थे, इस्लामाबाद की बात है ये, तो मैंने बताना, मैंने बोला पहचाना तुमने? नहीं। मैंने बोला शादी मैं हूँ, शादी शादी। अच्छा आप है शादी? हाँ, लेकिन शादी वो वाला होता है, फिर मैं पिक्चर ले लेता हूँ, चला गया ना उस दिन। अच्छा ठीक है यार, तुम जीत गए, मैं हार गया। इस तरह के कामों में हम यही बात कर रहे थे। ऑल्टर ईगो जो है शादी, वो यू नो, इनफैक्ट इनके मैस्कॉट्स बने हुए हैं इन सारों के। वो अक्सर आपका जब प्रीमियर होता है तो उस पर भी मुझे नजर आते हैं, और ये कैरेक्टर्स बच्चों के बड़े फेवरेट हैं, बिकॉज उनकी वाटर बॉटल्स पे, उनके टिफिन पे इनकी तो बड़ी ज़बरदस्त इन्वेंट्री भी है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी, डांट पड़ी कभी इसको एक्सप्रेशन लाने के ऊपर? सही तरह ज़ुहाब है, इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एंड यू नो द थिंग अबाउट चाइल्ड एक्टर्स इज़ दैट बहुत दफ़ा चाइल्ड एक्टर्स जो हैं वो चाइल्ड एक्टिंग कर रहे होते हैं, मगर उनको पता नहीं होता वो क्यों कर रहे हैं, राइट? बिकॉज बहुत दफ़ा पेरेंट्स उनको इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन दे ग्रो अप ऑन स्क्रीन। आई थिंक ज़ुहाब के साथ when he started working with us, he already knew कि he loved acting, and also Zuhab comes from a long lineage of actors. Yes. उसकी खुद की फैमिली के अंदर मोइन अख्तर उनके नाना थे, so it's a thing, so इनके जीन्स में है। हम ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, जो ऑनलाइन देखते हो शायद उनको ज़रा पता होगा कि बाकायदा सगे नाना हैं मोइन अख्तर साहब ज़ुहाब के, और शुरू में हमने इससे पूछा तो कहने लगे नाना तो हमेशा मना करते थे, तो इसकी वजह से ये कभी नहीं हुआ कि पुश मिली हो या कोई अपॉर्चुनिटी प्लेटर पे रख के आ गई हो, बल्कि पहली दफ़ा जब डिस्कवर किया नाना जान ने तो बहुत डांट भी पड़ी आपको? ज़ाहिर है डांट तो पड़ेगी, बिकॉज मना करते थे कि इस फील्ड में नहीं आना। हाँ। तो बट ये है कि बस करते करते नाना के सामने ही आए, और फिर नाना जब इस फील्ड में मुझे मे बी शायद एक साल या स्टेपिंग ऑन द स्टेज, ही वुड ऑलवेज डू अ लिटिल दुआ, and he would always say कि you know अल्लाह मियाँ इसको सही कर दे और इसमें बरकत दे. So I mean these things always stay with you. But coming back to the 14th of December, Shameen, what are you expecting? हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह when the new offering has come out of तीन बहादुर, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, इस दफ़ा भी आपका इरादा यही है? आई थिंक कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को एंटरटेन करें, and that we set a new standard for ourselves. Because I always say that everything that you do needs to be, the next thing needs to be better. Suhab, the journey has been eventful, has been adventurous, but for now this is probably the curtain call as well. I know कि excitement होगी कि 14 दिसंबर को मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन it is also the finale. I mean trilogy आज complete हो जाएगी. Feeling emotional about that? एक जनरली बात बताऊँ तो मुझे याद है जब सेकंड पार्ट कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी तो बोला गया कि लाइक लास्ट है, एंड आई वाज लाइक या बिकॉज अभी कुछ पता नहीं था आगे का पार्ट 3 है या नहीं है, बट थोड़े बहुत चांसेस थे कि हो सकता आ जाए. मुझे इतना पता था कि लास्ट है, सो आई वाज लाइक नो लिटिल बिट क्राइंग एंड ऑल कि ज़रा एक पहला पार्ट किया, फिर सेकंड पार्ट, और बहुत दफ़ा मुलाकात होती थी. कहीं जाना है वहाँ पे हो रही है मुलाकात, कहीं इधर जाना है वहाँ पे, एक टीम बन के जाते थे. सो अब हो गया, जब मैं घर पे था तो कॉल आती है और कहते हैं कि पार्ट 3 है तीन बहादुर. आई वाज लाइक जी पार्ट 3, तो कहते हैं जी, एंड आई वाज लाइक चलो ओके. फिर जब हो गया ग्रेट सरप्राइज, और मुझे लगता है कि ज़ुहाब के दिल में कहीं ना कहीं ये दोबारा घंटी बजती रहेगी कि शायद दोबारा कॉल आया होगा जी पार्ट 4 नहीं है. लेकिन अब जो है अब इतना हो गया कि नहीं, ये जो है वो अब पार्ट 3 जो है वो बिल्कुल फाइनल है. इसके बाद इंशाल्लाह देखें कोई नई चीज होगी इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह. Zuhab and Sharmeen, wishing you both the very best of luck, and of course everybody who's watching तीन बहादुर trilogy, the finale is here. Make sure that you find a way 14 दिसंबर के बाद अपनी नियरेस्ट स्क्रीन पे जाएं,
वरना उसके बाद जो प्रोग्राम है वो भी तवील प्रोग्राम है, लेकिन किसी ना किसी तरह ये 3 बहादुर आप तक पहुंच ही जाएंगे। बट फर्स्टली अगर आप उस पहली सफ में खड़ा होना चाहते हैं तो खुद सिनेमाज जाइए। एंड इन द एंड वी मस्ट से कि जो बच्चों के हमारे यहाँ इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज इश्यूज़ हैज़ अ नेगेटिव कॉनिटेशन, लेकिन उनसे रिलेटेड जो मौजूआत हैं उसको ज़रूर मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पर भी जगह देनी चाहिए। इसके अलावा जो उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन का मामला है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे ऑल्पर्स रियल मिल्क के हवाले से भी, कुदरती सोर्सेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप ना सिर्फ बच्चे के जहन में बल्कि उसकी ग़िज़ा में भी क्या इंक्लूड करें। इट्स ऑल पार्ट ऑफ व्हाट यू आर फीडिंग हिम, सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।